जय हिंद एस्पिरेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे। यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल आपके लिए लेकर आया है टॉपर्स की आंसर शीट्स, जिसे हम बहुत ही केयरफुली जो है कवर करेंगे। तो मैं हिंदी मीडियम, भाई अपना चैनल है हिंदी मीडियम नाम से, तो ऑब्वियसली हिंदी मीडियम जो ऑफिसर्स हैं, टॉपर्स हैं, उन्हीं की आंसर शीट कवर करेंगे। तो रवि सियाग सर को तो कौन नहीं जानता। तो रवि सियाग सर की जो मैं ऐसे राइटिंग की जो आंसर शीट कवर करने वाली हूँ इस अपने जो है आज के वीडियो के अंतर्गत, तो उसे आप प्लीज़ ध्यान से देखें और कोशिश करें आप सेव करके बार बार देखें। तो आपको क्या होगा कि जो 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 मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, ठीक है, बेनिफिशियल रहेंगे। तो देखते हैं। पहले सबसे पहले जैसे मैं कवर करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स की जो चीज़ें हैं, कंटेंट है, वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। ऐसे राइटिंग से संबंधित जो टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल है और कहीं चैनल पे आपको मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे 200 से ज़्यादा जो है जो सोर्सेज देखे, उसके बाद में मैंने ये 10-12 जो पॉइंट्स है वो निकाल कर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो एक तो चीज़ कि भाई जैसे आप समझिए, यहाँ पे जैसे 2 सेक्शंस दिए जाते हैं, मतलब यूजुअली किसी भी ऐसे पेपर के अंतर्गत, तो इसमें आपको निबंध में से एक हर सेक्शन में से, दोनों सेक्शन में से एक निबंध सेलेक्ट करके लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे यूजुअली जैसे आपको ये नंबर देखेंगे, यहाँ पे मार्क्स जो डिफाइन किया गया है 125 नंबर के एक ऐसा होता है, ठीक है। मतलब टोटल हो गया आपका 250 मार्क्स, और इसमें आपको 3 घंटे में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे 4 जो है निबंध दिए गए हैं। इन चारों निबंध में से दोनों सेक्शंस में से आपको कंपल्शन है कि एक चूज़ करते हुए बढ़ना है, ठीक है, आगे। और वहीं आपको लिखना है ये 1000 से 1200 शब्दों के अंतर्गत। मतलब जैसे ये रवि सियाग सर का हम देखेंगे टोटल 26 पेजेस का है, तो इनके अंतर्गत जैसे आप देखेंगे ये यहाँ से 3 से शुरू, तो आप समझेंगे यहाँ से 24-25 या 23-24 पेजेस का इन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है। बट आप कोशिश करें 14-15 पेजेस में लिखने की कोशिश करें, तभी आप वहाँ पे 12-13 पेजेस में आप कम से कम लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे जो टॉपिक्स दिए गए हैं कि प्रौद्योगिकी वह सशक्त साधन है जो उम्मीद और अवसर के बीच की दूरी तय करता है, ठीक है। तो एक जो पहला जो ऐसे का टॉपिक दिया गया है, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको टिप्स बताती हूँ, ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी मतलब नवाचार या कोई नई टेक्निक जिसका यूज़ जो है एक मानव जो है एक जुगाड़ के रूप में करता है, और वही जो है निरंतर जो है एक मानव की पद्धति बन जाती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है, जो एकदम किसी भी कार्य या प्रक्रिया को करने में सरल होती है। तो इससे संबंधित जैसे मैंने क्या किया, ये पढ़ा टॉपिक और उससे संबंधित कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में डेवलप की, ठीक है, एक थॉट प्रोसेस बनाया। तो किसी भी टॉपिक को आप चारों जो ये मतलब पहला ऐसे लिखे, तो चारों टॉपिक्स को पढ़ें अच्छे से। उसके बाद में समझे कि भाई आपने जितना पढ़ा है, जितनी आपने तैयारी की है, उस टॉपिक विषय से संबंधित या उस विषय वस्तु विषय से संबंधित कुछ आपके दिमाग में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान दें। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि रफ वर्क करना है कि पीछे कोई पेज पे, इसे कॉपी के पीछे पेज पे आप जो है जो पॉइंट्स है वो आप लिख लें, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली आप सीधे रूप से भी जो है ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। मतलब जो यूपीएससी मेंस में सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है ये एक ऐसे राइटिंग के पेपर में ही है कि भाई जो 3 घंटे का समय दिया जाता है ना, वो जीएस पेपर से जो है जीएस पेपर में तो जबकि फिर भी सोचने का समय नहीं मिलता है, बट आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो आराम से आपको सोचने का भी समय मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, लेकिन जो एस्पिरेंट्स है आप सभी, तो फ्रेंड्स भी है, तो फ्रेंड्स भी कह ही सकती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि आप सभी को जैसा कि पता ही है कि हम जब लिखने बैठते हैं ना एस्पिरेंट्स, तो क्या करते हैं कि हम लोग उस वक्त जो है सोचने का समय नहीं मिलता, और सोचते सोचते इतना डीप में चले जाते हैं कि वो उस पॉइंट से हट जाते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे के किसी भी जो आपने पॉइंट चूज़ किया है, जो आपने टॉपिक चूज़ किया है जिस पर आपको ऐसे लिखना है, उससे संबंधित पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, मतलब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वगैरह आप एक बार रफ वर्क करके लिख लें, ठीक है, कि पीछे कॉपी के ही पेज में लिख लें। तो पहला
टॉपिक आप मैंने बताया था आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ द टॉपिक। उसके बाद में आप लिखेंगे कि राइट पॉइंट्स इन रफ वर्क, ठीक है, कि आपको जो है रफ वर्क करके जो है पॉइंट्स और हेडिंग्स उसके अंदर आपको क्या लिखना है। एक्सप्लेनेशन तो आपके दिमाग में रहेगी क्योंकि पॉइंट आपने लिख लिया, टाइटल आपने दे दिया, तो उसके बाद में लिखने में आसानी रह जाती है। आप बीच में ना रुकोगे नहीं, इससे ये एक और फ़ायदा होगा कि आप लिखते लिखते बीच में रुकोगे नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है सीधे पॉइंट टू द पॉइंट काम करता है। तो टू द पॉइंट अगर विषय वस्तु पढ़ते तो भी आपको ईजी हो जाता है किसी भी विषय वस्तु को जल्दी पढ़ने में और लिखने में भी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप इंट्रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे प्रौद्योगिकी वाला मैं अभी समझा रही हूँ, रवि सर की हम करेंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कुछ टिप्स आपको उससे पहले देना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अब जैसे आप इंट्रो स्टार्ट करें ना, तो प्रौद्योगिकी वह सशक्त साधन है। अब यहीं पे जो पहला जो आपको लाइन दिखी है सशक्त साधन, तो इससे संबंधित अगर किसी व्यक्ति ने जो है महान व्यक्ति ने या थिंकर ने कोई भी अगर अपनी डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, या कोई आंकड़े बता सकते हैं, किसी रिपोर्ट के फैक्ट बता सकते हैं, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता है तो सीधे आप एक्सप्लेनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा चाहे कैसे भी करो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, और एक चीज़ ये भाई मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो रफ वर्क में, तो आप मैक्सिमम पॉइंट बनाने का प्रयास करें, ठीक है, और वो भी डायमेंशनल तरीके से। मतलब जैसे एक पॉइंट लिख दिया, उसमें जो है सब पॉइंट्स 4 लिख दिए, उस सब पॉइंट्स में भी 2-2 पॉइंट्स लिखेंगे तो और भी ज़्यादा आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, जो आप जीएस के आंसर में करते हैं, जीएस के आंसर्स में क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, यूजुअली हम लोग जैसे मैप बना सकते हैं तो बहुत इफेक्टिव लगता है, ठीक है, जो कि मैं भी करती हूँ, ठीक है। साथ ही हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ और हर एस्पिरेंट्स करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैप वगैरह बना लिए, ठीक है, डायग्राम्स बना लिए, फ्लो चार्ट बना लिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आंसर में लिखेंगे ना, मतलब जीएस पेपर्स में, तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। लेकिन हम लोगों ने अगर जैसे डायग्राम्स वगैरह हम ऐसे में नहीं बना सकते, ऐसे में आपको कैसे लिखना होता है, कहावतें आप आराम से यूज़ कीजिए, कोटेशंस यूज कीजिए और आराम से उनको इन्वर्टेड कोमा भी बंद करके कीजिए, कैसे भी करिए, अंडरलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा अच्छा ही लगेगा। ब्लैक ब्लू पेन यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करती हूँ। तो आपको बस क्या करना है, इसमें ना तो मैप बनाना है ना डायग्राम बनाना है अलग से, और आपको लिखना है पैराग्राफ में, ठीक है। कहने का मेरा जो तात्पर्य है वो है कि आपको पैराग्राफ के अंदर लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ में लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और ऐसे राइटिंग किया भी ऐसे जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और सबसे मेन चीज़, आप जब जीएस पढ़ेंगे ना, तो ऐसे की आंसर राइटिंग आप जब शुरू करें, तो मैं पहले तो आप सभी से कमेंट चाहती हूँ कि जिन जिन एस्पिरेंट्स का जैसे ऐसे जो है आधा हो गया है या फिर रिवीजन हो रहा है, ठीक है, या कंप्लीट हो गया है, तो सभी एस्पिरेंट्स मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा जो है ऐसे राइटिंग के लिए जो प्रैक्टिस की सीरीज़ लानी चाहिए क्या, मैं लेकर आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सबकी जो है मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आप सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ भाई ऐसे जीएस कंटेंट का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। जीएस कंटेंट जैसे मान लो कि एस्पिरेंट्स जैसे जीएस में हम लोग पॉलिटी है, ठीक है, सोशोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, और भी साइंस एंड टेक है, ठीक है, और पॉलिटी वगैरह है, ठीक है, इकोनॉमी वगैरह सभी चीज़ें पढ़ते हैं। तो और उन्हीं से रिलेटेड जो है ऐसे राइटिंग का टॉपिक दे दिया जाता है, एथिक्स का भी दिया जाता है, एथिक्स का भी क्रेज़ में है, ठीक है। जैसे लास्ट आप पेपर्स देखें लास्ट ईयर्स 2-3 सालों के, तो एथिक्स के से जो है ऐसे राइटिंग के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये आएंगे, किसी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, ये आएगा जीएस से ही। तो जीएस अगर आपका आधा हो जाता है, ठीक है, या फिर रिवीजन हो रहा है या कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जो है ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करने में आसानी रहती है। और साथ ही अगर हम मेंस देने बैठते हैं ना, तो भी आपका जो है ऐसे राइटिंग का जो पेपर है ना बहुत मस्त जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है एक थॉट प्रोसेस आपके विकसित हो चुकी है, बहुत सारा कंटेंट आपके दिमाग में जो है स्टोर हो चुका है, तो आपको बस वो इम्प्लीमेंट करना है कि और वो बस आंसर शीट मिल जाए आपको, आप इम्प्लीमेंट कर दोगे आराम से, ठीक
ठीक है। तो जीएस कंटेंट का आप आराम से यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। जैसे समझ लीजिए कोई प्रकृति से संबंधित कोई भी विषय वस्तु आ गई, या समझ लीजिए चलो हमने एक ये टॉपिक लिया है प्रौद्योगिकी, ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के संबंधित ही कुछ आंकड़े आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप प्रौद्योगिकी के जो भी आपने पढ़ा है, जैसे करंट अफेयर्स को आप जो है इंक्लूड करते हुए लिखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आप यही बता सकते हैं कि भाई जैसे अभी चाँद पर जो है हमने जो विक्रम प्रज्ञान जो हमने जो चंद्रयान 3 जो हमने भेजा है वो सफल हुआ है, ठीक है, 2008 से हम लोग प्रयास करें। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स जो करंट को आप ऐड करते हुए लिख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। और हम जैसे आदित्य L1 भी सूर्य पर भेजने का प्रयास करें और वो भी हमारा सफल होगा, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग जो है इंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। और बीच बीच में आप कहावतें कोटेशंस डालें आराम से, पैराग्राफ में ही लिखना है। ओवरऑल जो है जैसे आपने पैराग्राफ में लिखना है, योजनाएं वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, करंट जो भी सरकार है उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं वो लिख सकते हैं। साथ ही विषय वस्तु या जो भी आपका टॉपिक है ऐसे का, उसके अंतर्गत जैसे जो कोई भी आपने मूवी देखी है जो विषय वस्तु को जो है या जो भी आपकी विषय वस्तु को जो है क्लियरली जो है अच्छे तरीके से जो है डिफाइन करती हो, ठीक है, और इफेक्टिव तरीके से बताने में आसान है, तो आप किसी भी ऐसी मूवी का जो समाज के लिए जो है एक सकारात्मक जो है पहलू को प्रस्तुत करती है, या फिर समाज में व्याप्त बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, ठीक है, तो उनके संबंधित आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, तो आप उनको भी इंक्लूड करके लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आयोग से संबंधित रिपोर्टें बता सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई अगर आपके अंदर कोई कवि है, मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जब से ना यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, मैंने कविताएं लिखना छोड़ दी है, लेकिन मैं क्या करती हूँ अपने आंसर्स में लिखती हूँ, ठीक है। तो आप जहाँ आपको आवश्यकता पड़े ना वहाँ आप अपनी टैलेंट का यूज़ कीजिए, ठीक है। और ये तो पता है एक जो यूपीएससी चाहता है ना, यूपीएससी एक एस्पिरेंट में क्या देखता है, एक ऑफिसर में क्या देखता है, एक जुगाड़ू देखता है, ठीक है, कि भाई सिचुएशंस आपको कैसी भी दी हो बट आप उस जुगाड़ करके उस सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग ढाल सके, तो आप में सच्चा ऑफिसर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, स्वरचित कविताएं उसी वक्त एट ए टाइम बना सकते हैं। अगर ऐसा हुनर रखते तो प्लीज़ बनाइए, कम से कम 2-4 लाइनें की तो बनाइए ही, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप ऐसे राइटिंग का पहला ही टॉपिक आपने स्टार्ट किया है, जैसे 2 टॉपिक्स होते हैं ना, तो पहला ही स्टार्ट किया है, उसमें 1-2 पेजेस आप बनाते जा रहे हो, उसी में टाइम जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपकी जो कलाकारी है या रचना है वो कब दिखानी है, जैसे आपने एक ऐसे है पहला, वो आपने आधा लिख दिया है तो 2-4 लाइनें लिख दीजिए, ठीक है, अपने द्वारा बना के, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरा वाला ऐसे लिखे तो उसमें दिखा सकते हैं, या ऐसे के लास्ट जो है आप लास्ट बिंदुओं में बता सकते हैं। अगर आपकी कविता बहुत ही अच्छी जा रही है तो आप लास्ट में या शुरुआत में लिख सकते हैं, अदरवाइज ठीक ठाक है तो बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ टिप्स हो गए ऐसे राइटिंग से संबंधित। अब हम आते हैं अपनी जो है मेन जो विषय वस्तु, जो मैंने आपको थंबनेल में बताया कि रवि सिहाग सर की जो हम जो आंसर शीट कवर कर रहे हैं, भाई रवि सिहाग सर जो है बहुत ही अच्छा आंसर लिखते हैं और आप सभी को पता है तभी उन्होंने इतनी टॉप रैंक हासिल की है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के ही हैं, तो इनका जो इन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया है पहला जो सेक्शन में से, ये इन्होंने किसान से संबंधित चूज़ किया है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप आपके अगर लाइफ से रिलेट अगर कोई भी टॉपिक होगा तो आपको जो है लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको पता ही है, आप इंटरव्यूज़ में देखेंगे तो रवि सिहाग सर खुद किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। तो यहाँ क्या है कि भाई जो अन्नदाता है या जो कृषक है, काश्तकार है, उनका उद्धार मतलब अगर उनको उनके लिए कुछ करना है या फिर उनके कल्याणकारी योजनाएं, जो सरकार जो है एक लोकतंत्र है वो कल्याणकारी योजनाएं चलाता ही है, तो उन पर रहमत या दया न दिखाकर उनके लिए नवाचार लाने में है, ठीक है। कि भाई उन्हें किसी प्रकार की ऐसे नहीं है कि भाई किसान जो है किसान को मतलब आत्मसम्मान दिलाने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। क्योंकि किसान का जो व्यवसाय है वो जो है उसको जो है एक प्रॉपर जो है सभी जो भी जैसे शिक्षित वर्ग को जो सभ्य कहा जाता है, तो वो चीज़ जो सभ्य वाली जो बात है वो किसानों के ऊपर भी अप्लाई की जाए। मतलब किसान भी जो है एक व्यवसाय के रूप में कृषि को चुनता है और उस कृषि से ही भारत का जो है 70% जो हिस्सा है जो है कृषि के अंतर्गत संलग्न है, और भारत का जो है काफ़ी बड़ा भाग है वो कृषि की जो इकोनॉमी है उसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या लिखते हैं, यहाँ इन्होंने जो है कोटेशंस के माध्यम से अपने ऐसे को स्टार्ट किया है, जिसमें लिखा है इन्होंने, हलाल ए रोज़ी का हाल किसान से पूछो, पसीना बनकर बदन से लहू निकलता है, ठीक है। कितनी अच्छी कोटेशन से इन्होंने स्टार्ट किया है। इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से
किसान जो है मेहनत करता है और एक जो है एक वास्तविक मतलब जो है एक धरातल पर जो है कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है या किसान है, उसके परिश्रम, उसने क्या परिश्रम किया है अपने लाइफ में, वो एक जो है किसान ही बता सकता है। ठीक है, किस प्रकार से जो है कैसी एक धूप के अंदर इस इतनी तेज धूप में वो किसान जो है हमारे हम सभी के भरण पोषण के लिए जो है दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, और भी उसके अंतर्गत देखते हैं कभी किसी प्रकार की जैसे बारिश नहीं होती है, तो आप देखेंगे जैसे पश्चिमी जो राज्य हैं स्पेशली राजस्थान, तो उनके अंतर्गत बारिश नहीं होती है, उसके अंतर्गत असमान वितरण है वर्षा का। तो उस मतलब आप जैसे इसमें क्या किया आपने, क्लाइमेट मतलब ज्योग्राफी वाले पार्ट का भी आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जैसे आप देखेंगे कि वर्षा ठीक नहीं हुई तो अकाल हो गया। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया है कि रोजी रोटी पाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, किसान से पूछिए। ठीक है, पर सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए, अगर ठीक ठाक हुई तो भला, नहीं तो प्रेमचंद। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे, अगर आप अलग से आपकी प्रिपरेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर आप कोई नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं तो आप वो भी आप उसका कंटेंट भी आप अपने जो है अपने ऐसे राइटिंग में या जीएस के पेपर में भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने जैसे प्रेमचंद का जो नॉवेल है वो पढ़ रखा था, तो उनका जो उपन्यास है उसके अंतर्गत इन्होंने बताया, होरी नामक एक जो है उसके अंतर्गत एक नायक था। तो होरी की तरह बड़े किसानों जमींदारों की खुशामद करो, बेगार करो, काश्तकारी करो, वह की भी तो क्या, बीज खाद कीटनाशकों का प्रबंध कैसे, ऋण लो वह भी कठिन शर्तों पर सूदखोर से। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो है किसान की वास्तविक दशा से जो है परिचित करवाया है कि किसान किस प्रकार से जो है ऋण लेकर ये सब जो है अपनी जो है खेती वगैरह को जो है कंटिन्यू रखता है, और उसके बाद भी अगर ठीक प्रकार से जो है नहीं हो पाती है कृषि या फिर कोई बाढ़ वगैरह या फिर बारिश वगैरह स्थिति आ जाती है, तो उसके बाद भी उनके लिए जो है चुकाना उसको कठिन हो जाता है। ठीक है, और चलो लड़ मरकर ये सुविधा भी पार की भी तो भी गला नहीं छूटेगा। ठीक है, अब पानी के लिए इंद्रदेव से मन्नतें मांगो, पूजा अर्चना करो, और स्पेशली इन्होंने जो है ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में आप जैसे अपने लोकल जो भी एरिया है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो वो वहाँ पे जो एग्जामिनर बैठे हैं ना वो भी ये देखना चाहते हैं कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है और वो कहाँ धरातल के किस छोर तक जाकर वो अपने एग्जाम्पल्स को लेकर आया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि राजस्थान में भी इस प्रकार से होता है कि इंद्रदेव से मन्नतें जो है मांगी जाती है, बहुत सारे जैसे तेजा गायन करवाया जाता है। ठीक है, बारिश के लिए। ठीक है, और बहुत सारे जैसे जागरण वगैरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं, पूजा अर्चना करवाई जाती है, और तब भी अगर इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो समझो आगे कुआ, मगर अगर कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए तो बाढ़ के रूप में पीछे खाई की स्थिति। जैसा मैंने आपको बताया है कि या तो वर्षा का असमान वितरण से जैसे या तो बारिश ना होना या ज़्यादा बाढ़ की स्थिति, दोनों ही एक किसान के लिए जो है घातक हो सकती है। तो किसान के लिए दया का भाव ना रखा जाए, मतलब जैसे नुकसान हुआ, जैसे बाढ़ से जो है या बारिश नहीं आने से जो है फसलें खराब हुई, उसके बाद में दया का भाव ना रख के जो है जो भी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी सत्ता के अंतर्गत है, ठीक है, मतलब उनका जो है उनको उन्होंने डायरेक्टली टारगेट नहीं किया है, बट उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो भी जैसे लोकतंत्र की जो भी बागडोर संभाले हुए हैं उनके द्वारा जो है क्या किया जाना चाहिए, नवाचार लाने चाहिए जिससे ऐसी दशाएं उत्पन्न ही ना हो, ये कहने का इनका प्रयास है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बताया है ऊपर से खरपतवारों का झंझट अलग। ठीक है, जैसे घास वगैरह उग जाती है व्यर्थ की, जिनको जो है अलग करना भी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये खरपतवारों का झंझट अलग। ठीक है, चलो मान लिया जाए यहाँ तक भी सही चलाकर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। देखो आपने इन्होंने किस प्रकार से एक कहावत का इसके अंतर्गत यूज़ किया है जो कि हमारी द्वारा यूजुअली बोली ही जाती है। ठीक है, तो आप नॉर्मल जो अपने दैनिक जो भाषा है उसका भी जो है प्रयोग आराम से कहावत के रूप में, कोटेशंस के रूप में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। फसल पक्की, चेहरे पर मुस्कुराहट आई ही थी के साथ में बादल भी आसमान पर मंडरा लिए। ठीक है, अनाज निकलने तक सांस गले में अटकी रही, दाने लाए घर में कि साहूकार ने फंड फैला लिया। भाई आपने देखा साहूकार से जैसे इन्होंने किस प्रकार से किसान ऋण लेते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई फसल जो है पकी तो मुस्कुराहट तो आ गई है। ठीक
ठीक है, किसान के। लेकिन अभी भी जैसे बादल वगैरह होते हैं आसमान पे, मतलब कैसी भी क्लाइमेट चेंजेस की कोई भी सिचुएशंस आती है ना, तो किसी प्रकार से एक किसान का जो है एक आप देख सकते हैं उसके हृदय पर कितना आघात की जो स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो एक तरह से जो है वो जो सिचुएशंस है वास्तविकता से उन्होंने परिचित करवाया है किसान की। तो उसके लिए बताना ये चाहते हैं कि ऐसी कंडीशंस आई ही क्यों, क्योंकि कुछ नवाचार होंगे, टेक्नोलॉजी का विकास होगा, जो कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, जापान है, ठीक है, अमेरिका है, जहाँ पे कृषि का यंत्रीकरण कर दिया गया है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो उस प्रकार की अगर नवाचार की व्यवस्था अगर इंडिया में होती है, तो इंडिया की जो भी किसान है वो अपने काश्तकारी छोड़कर किसी और व्यवसाय को अपनाए जो कि जिसके अंदर वो पारंगत है। तो ऐसा कोई मौका ही ना है, ठीक है, ऐसा कोई अवसर ही ना है, वो उसी को जो है बेहतर बना सकते हैं और इसी प्रकार से हम ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आप इसमें इकोनॉमी का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि दाने लाए घर में कि साहूकार ने फंड फैला लिया। मतलब जैसे साहूकार, जैसे इनके घर में जैसे जैसे समझ लीजिए किसान ने अब फसलें वगैरह भी काट ली है, तो उन्होंने देखा ही नहीं कि कितना अनाज, कितना जो है कितना बोरी अनाज हुआ है, कितना अनाज कितना किलो हुआ है, कितना मन हुआ है, ठीक है। उससे पहले ही साहूकार जिससे इन्होंने ऋण लिया था वो ही पहले ही मतलब उनके बारे में इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है, कि जो है पहले ही वो लोग कितना जो है कातुर रहते हैं किसान से जो है अपना जो भी हिसाब जो है चुकता करने में, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से गला छूटा तो फसल बेचने कैसे जाए, साधन तो ये है ही नहीं, ठीक है। अब गांव में आप देखेंगे सड़कें नहीं रहती है, तो इन्होंने जो है एक पूरे धरातल से वास्तविकता परिचय करवाया है, ठीक है। साधन तो है ही नहीं, जैसे तैसे मंडी पहुंचे तो पता चला कि भाव गिर गए। और ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जैसे क्या होता है कि कभी कभार फसलें अच्छी जाती है और क्या होता है कि सरकारों के द्वारा भी भाव गिरा दिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने सरकार को टारगेट नहीं किया है। आप अपने आंसर में देखेंगे कभी भी किसी भी सरकार के खिलाफ आपको नहीं बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, मतलब आपको पैसिव वॉइस में आपकी बात रखनी है, ठीक है, कि आपने बता भी दिया और आपने पूरा आपने इंडिकेट भी कर दिया कि आप किसको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कवर करनी है, ठीक है, क्योंकि किसी को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हम प्रकृति से संबंधित कोई भी ऐसी परेशानियां हैं वो अवगत करवा सकते हैं, क्योंकि ब्लेम करने वालों से ही हमें जो है बहुत सारे अमेंडमेंट वगैरह पास करवाने होते हैं, ठीक है। और आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपको जो सत्ता में जो सरकार रहेगी उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि हम सभी पब्लिक ही जो है एक पूरे लोकतंत्र को चलाते हैं, तो हम खुद भी उस ब्लेम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको ब्लेम नहीं करना है, बट आपको परेशानी से अवगत करवाना है एग्जामिनर को, ठीक है। अशिक्षित किसानों को देख बिचौलियों की आंखें ललचाए, ठीक है। जो बिचौलिए होते हैं कि आप देखते हैं कि मंडी के अंदर जाते हैं तो जो किसान वगैरह है नॉर्मली, तो वो क्या करते हैं, जब मंडी में जब बेचने जाते हैं ना अनाज, तो बिचौलिए क्या करते हैं, बिचौलिए उनसे सस्ते भाव में खरीद लेते हैं और फिर जैसे नॉर्मल जो भी पब्लिक होती है उनको फिर दुगुने दामों में बेचते हैं, ठीक है। तो किसान को क्या होता है कि किसान जो है अब आप ये सोचेंगे, ये मेरे भी दिमाग में प्रश्न आता है कि भाई जो किसान है वो डायरेक्टली हमें ही क्यों ना बेच दे। तो भाई उनके पास 2-3 किलो अनाज नहीं होता है, उनके पास जो एक बड़े फार्म में बड़े लेवल पर जो है अनाज होता है, तो वो बड़े लेवल वाला अनाज वो घर घर जाके नहीं बेच सकते, वो मंडी में ही जाके बेचेंगे। और मंडी में जाके बेचते हैं तो उनके लिए एक नुकसान की चीज़ ये होती है कि जो बिचौलिए होते हैं ना, जो बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं और फिर वो उनसे सस्ते में खरीद के, जैसे समझिए 1 किलो गेहूँ उन्होंने 11 रुपये किलो के भाव से खरीदा है, ठीक है। अब क्या होगा कि वो हमें 18 से 22 रुपये किलो के भाव से बेचते, तो उन बिचौलियों को कितना मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ से ही किसान क्या हो गए यहाँ पे हताश होते हैं, ठीक है। किसानों को एक चीज़ तो यही खलेगी ना कि यार हम भी तो बिचौलियों का काम कर सकते हैं, बट आप देखें कि उनका हुनर अगर व्यर्थ जाएगा तो जो भारत में इतने बड़े लेवल पर जो अन्नदाता की जो कैटेगरी में आते हैं, तो वो ही अगर बेरोजगार हो गए, अगर उन्होंने भी दूसरे व्यवसाय अपना लिए नवाचार के भाव में, तो भारत का भविष्य देख सकते हैं, जो कृषि पर जो है सर्वाधिक डिपेंडेंट है। भाई अभी तो जैसे हमने इंडस्ट्रियल एरिया पे भी काफ़ी सारा जो है ध्यान देना शुरू कर दिया, बट आप समझेंगे कृषि के बिना जो है एक जो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है अपनी जेब गर्म करने को उन्होंने कार्टिल बनाकर गरीब किसान को मोड़ लिया, ठीक है। अंततः क्या बचा, वही खाने को दाने, यही यथास्थिति रही, वही घर का रास्ता जिस पर लटके हुए मुंह को लेकर चलता किसान ये सोच रहा है कि जो उसके बच्चे खिलौने साइकिल किताबों के लिए फसल बिकने का इंतजार कर रहे थे उनको क्या जवाब दे। पत्नी को साड़ी तो या दवा का वचन दिया था कैसे पूरा करे। अब भाई जो किसान है उनकी गरीबी
सभी से भी जो है अवगत कराया जा रहा है कि उनकी जो बुनियादी आवश्यकता है जैसे चिकित्सा वगैरह की भी वो ही पूरी नहीं हो रही है, तो वो अपने जो भी उनकी इच्छाएं हैं अलग से वो सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बताया है। इसी ऊहापोह में नजर आती है मजबूत गठीली रस्सी पर जो उस जैसे 4 किसानों का वजन सह सकती है। अपने इस गरीबी, भूख, अकाल व व्यवस्था के दमनात्मक चक्र से मुक्ति पाने को वह उस रस्सी का फंदेनुमा चक्र बनाकर झूल जाता है। तो उन्होंने देखो बताया है कि अभी जैसे 3-4 साल पहले ही कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, तो आप उसको जो है फैक्ट भी डाल सकते हो, जैसे एमपी के किसानों ने करी थी, ठीक है। तो राजस्थान में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, तो उनका आप सटीक जो है एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। और फिर बताया इन्होंने मिल गई मुक्ति, सब दर्द खत्म। यहाँ हिंदी फिल्म बॉस के विलेन का डायलॉग याद आता है। देखो उन्होंने हिंदी फिल्म का जो है एक डायलॉग भी बताया है। तो आप, मैंने बताया ना आपको, किसी भी फिल्म का जो भी आपको जो है उस मार्मिक जो है उस दृश्य का विवरण प्रस्तुत करती है, तो उस प्रकार का आप एग्जाम्पल अपने ऐसे में बता सकते हैं, ठीक है। मौत तो यूं नाम से बदनाम है, असल तकलीफ तो जिंदगी देती है। उपयुक्त विस्तृत पंक्तियां केवल ख्याली पुलाव नहीं बल्कि भारतीय कृषि व कृषकों की भयंकर स्थिति है, ठीक है। जैसे देखो मैंने आपको बताया था ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का आप यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेन का काफ़ी कम यूज़ करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप करेंगे अगर यूज़ तो एग्जामिनर की नज़रों में फटाफट से आपको जो दिखाना चाहते हैं ना वो फटाफट से आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे मैं भी यूज़ करती हूँ तो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, ठीक है। बरसों पहले ई एमोन्स ने कहा था, ठीक है। देखो इन्होंने एक थिंकर का भी बताया है कि कृषि सभ्यता है, ठीक है। भाई कृषि सभ्यता है, कृषक वगैरह है तो उनको क्या होता है यूजुअली जो है उनको असभ्य माना जाता है, लेकिन जैसे ई एमोन्स के द्वारा इन्होंने कहा गया कथन यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि कृषि एक सभ्यता है। और आप देखेंगे कि जो सिंधुवासी थे वो सभ्य नागरिक थे और वो कृषि के अंतर्गत पारंगत थे, उद्योग धंधे उन्होंने स्थापित कर रहे थे, ठीक है। कृषि भी इतने व्यावसायिक तरीके से करते थे। बाहरी जो सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया, उनसे जो है व्यापारिक संबंध रखते थे, कृषि के द्वारा जो प्राप्त माल बेचते थे, खरीदते थे। तो उन्होंने जैसे एग्जाम्पल बताया, आप सिंधु घाटी सभ्यता वासियों का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। यदि वे आज के किसान की दशा को देखते हैं तो शायद ये वाक्य बदल लेते हैं। वाव, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, कितने अच्छे मार्मिक तरीके से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। क्या कारण है कि आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने पर भी किसानों की दशा में वैसा सुधार न आया जो अपेक्षित था, राइट। ये इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि भाई जो संवैधानिक जो अधिकार या संवैधानिक जो भी प्रयास किया गया है सैद्धांतिक रूप से ही अभी तक हो पाया है, ठीक है। मतलब किताबों में ही है, वो वास्तविकता पर या सामाजिक रूप से उन जो भी विकास के हमने जो सपने देखे थे आज़ादी के बाद से, जो हमारे संविधान के अंदर जो वर्णित है वो चीज़ सामाजिक रूप से अभी तक नहीं हो पाई है अप्लाई, ठीक है। तो ये उन्होंने देखो बिना ब्लेम करते हुए अपनी बात रख दी। ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने आंसर में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक व आर्थिक न्याय के जो सपने देखे थे वे पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। फिल्मों के स्तर पर भी 1952 में आई 2 बीघा जमीन, 1967 की उपकार हो या 2001 की लगान हो, सभी भी वही स्थितियां बदले स्वरूप में नजर आती है। देखो मैंने फ्रेंड्स पहले भी आपको बताया था, जो फिल्में क्या होती है, फिल्में और जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है, ठीक है। तो आप जो भी फिल्में ऐसी है जो समाज के दर्पण को, आपके जो भी आपने विषय जो आपने चूज़ किया है वहाँ लिखने के लिए ऐसे राइटिंग में, तो उससे संबंधित कोई भी फिल्में आपने देखी हो जो आपके जीवन को प्रभावित की हो किसी विषय वस्तु से संबंधित, तो आप ज़रूर लिखें, ठीक है। उसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, यूपीएससी एक ऑलराउंडर जो पर्सनैलिटी है ना उनको जो है अपनी नज़रों में ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो आप अगर ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है और नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप जितना हो सके ये टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं और जो रवि सियाग सर ने कवर किए हैं वो लिखने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया है पीपली लाइव 2009 जैसी फिल्में तो किसान आत्महत्या पर राजनेताओं व मीडिया की फूहड़ता व असंवेदना पर कटाक्ष करती। ये कितना अच्छा तरीके से बताया इन्होंने, मीडिया को भी टारगेट करते हुए बताया कि मीडिया भी अपना कर्तव्य जो है ठीक से निभाए, क्योंकि मीडिया में क्या होता है कि मीडिया जो है धीरे धीरे असंवेदनशील मतलब इनसेंसिटिव बनता जा रहा है। मतलब मीडिया को जो है टीआरपी
और अपनी जो न्यूज़ कवरेज है इनकी पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये फूहड़ता का जो कंपटीशन है, ये उनके जो रियल जो कर्तव्य है उससे उनको विमुख कर रहा है। साथ ही भारत में जो भी ऐसी समस्याएं हैं जैसे किसानों से संबंधित, उनको रियल जो कवरेज है वो दे ही नहीं पाता है मीडिया, ठीक है, जो उनको देना चाहिए। भाई आप ये देखें, करंट अफेयर्स के इतने सारे जो भी आपको टेलीग्राम चैनल्स और जो यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे, तो हम लोग आज यूपीएससी एस्पिरेंट्स को या सभी किसी भी टाइप के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको यूट्यूब पर आने की क्या ज़रूरत पड़ती है। उनको न्यूज़पेपर या फिर दूर दूर से, जैसे जो दिल्ली से दूर रहते हैं, उनको दिल्ली से न्यूज़पेपर्स मंगवाने की क्या ज़रूरत पड़ती है, या उनको अपनी आंखें फोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ती है स्क्रीन को जो है 2-2 3-3 घंटे आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, ठीक है। भाई हम लोग अगर देखना चाहे तो न्यूज़ जो जिसका नाम दिया गया है न्यूज़ चैनल्स का, वो भी तो बता सकती है। तो अगर आप इतना डीप में सोचते हैं और उसको 2 लाइनों में लिख देते हैं ना, तो वो सफिशिएंट होता है। अगर आपने देखो इन्होंने मीडिया पर किस प्रकार से प्रहार करते हुए लिखा है, बट इन्होंने एक ही लाइन में इस चीज़ को कवर कर दिया, जिसका हमने इतना सारा एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में बना लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा कि आपको ग्राउंड लेवल पे आप सभी चीज़ें फेस करते हैं ना। भाई आप यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं ना, तो इतनी सारी चैलेंजेस आते हैं ना आपके जीवन में, तो वही चीज़ें आपको एक जो है एक ऑफिसर लेवल का जो आप अगर आंसर लिखते हैं उस तक आपको ले जाएगी, ठीक है। ये तो मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। तो सरकारी आंकड़ों में भी जहाँ कृषि उत्पादन के आधिक्य की बात की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है, नए नए प्रोत्साहन पैकेज दिए जाते हैं, ऋण माफ़ी की जाती है, मगर इन उपायों का क्या वास्तव में किसान को लाभ मिल जाता है? ये सही, ये मेरे को इनका सबसे बेस्ट पॉइंट लगा है रवि त्याग सर का, कि जो टॉपिक दिया गया था ना, कि भाई जो किसान है उन पर दया के बजाय, उनके उद्धार के लिए दया के बजाय उनको एक नवाचार के द्वारा अवसर प्रदान किया जाए, वो चीज़ इन्होंने अंततः लिखी है, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब बहुत सारे राहत पैकेज वाले जो कार्यक्रम योजनाएं जो सरकार जो किसानों के लिए बनाई जाती है, वो क्या उनको लाभ जो है सही रूप में मिल पाता है क्या? मतलब बिचौलिए हैं बीच में, जो भी जो भी आप समझे, जो आपकी व्यवस्था का जो ढांचा है वो अगर किसान तक पहुंचने देता है क्या, ये उन्होंने अपनी बात बताई है, ठीक है। तो जैसा बल्ली सिंह चीमा ने लिखा है, ठीक है, देखो फिर से इन्होंने एक कोटेशंस यहाँ पे कवर की है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। वाह, कितने अच्छे तरीके से लिखा है। यही कोटेशन आप 3-4 टॉपिक्स में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी ये वाली कोटेशंस आप अपनी कॉपी में लिख लें। आप ये बहुत सारी जैसे प्रशासनिक जो भी जो कामकाज होते हैं उसके अंतर्गत, जैसे लाल फीताशाही है, इनके अंतर्गत आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। या क्या जो है धरातल पे एक गलत चीज़ है, ठीक है, धरातल पे बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन फाइलों में जो है गलत जो है डाटा प्रदर्शित किया जा रहा है, उनसे संबंधित कोई टॉपिक में आप लिख सकते हैं। फिर ये लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकारों ने किसानों हेतु प्रयास किए हैं, ठीक है। देखो इन्होंने सरकार के बारे में सरकार के पक्ष में भी लिखा है, ठीक है। भाई सरकार को हम पूरी तरीके से आलोचनात्मक, मैंने बताया ना आपको, दृष्टिकोण नहीं रखना है, ठीक है, बट आपको इस तरह से लिखना है कि आप समस्या से भी परिचित करवा दें अगर सरकार तक अगर ये आंसर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर्स जो भी पढ़ते हैं तो वो आपके जो भी सुझाव वगैरह हैं वो आपके आगे भी जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जो सुझाव है वो यूट्यूब पे हैं, सब पब्लिक पढ़े हैं, ठीक है। और बहुत सारे सुझाव जो गवर्नमेंट को पसंद आते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको लेती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एक सुझाव के रूप में अपनी बात जो है समस्या है उसको सुझाव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर हरित क्रांति के रास्ते तक 20 सूत्री कार्यक्रमों से सहारा लेकर स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजनाएं, मनरेगा आदि योजनाएं हो, या हालिया प्रधानमंत्री किसान योजना, अन्नदाता आय संरक्षण योजना, किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने की नीति, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करना, जैसे अनेक उपाय सरकारों ने किए हैं। वाह, इन्होंने इतनी सारी योजनाएं कवर की है जो कि आप मंथली मैगजीन से आप लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। मैंने बताया ना, आपने जीएस में, करंट अफेयर्स में जो भी पढ़ा हो, आप ऐसे राइटिंग में आराम से यूज़ कीजिए। बस इतना सा श्योर हो जाए कि वो टॉपिक से रिलेटेड हो, मतलब टॉपिक से टू द पॉइंट होना चाहिए। टॉपिक से दूर हट गया तो भाई मामला बिगड़ जाएगा, फिर आप हटते ही जाएंगे, ठीक है, पॉइंट से, ठीक है। तो आपके टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने बताया है कि बीज से लेकर बाजार तक की श्रृंखलाओं में सरकार ने हस्तक्षेप कर सरकार ने संस्थाएं स्थापित की, राइट। फिर है ऋण के लिए नाबार्ड बैंक बनाया गया, सही बात है। और नाबार्ड बैंक है जो क्या करता है कि कम दरों पर जो है किसानों को जो है ऋण
प्रोवाइड करवाता है, और तो ब्याज सहूलियत भी दी, ठीक है। अनेक सब्सिडियां आज भी किसानों को राहत पहुंचाती है, सही बात है। राजीव गांधी काल हो या 2008 का समय, इसके साथ साथ हालिया समय में कृषि ऋण माफी पर हजारों करोड़ खर्च किए गए हैं, ठीक है। किंतु फिर भी अनेक सरकारी रिपोर्टों में किसानों की खस्ता हालत क्यों है, ठीक है। देखो इन्होंने ये भी प्रश्न चिन्ह उठाया है, ठीक है, कि भाई इतने सारी योजनाएं तो बनाई गई है और हमारे सामने प्रस्तुत है ही, ठीक है, लेकिन इतना भारी भरकम आंकड़ा होते हुए भी योजनाओं का, फिर भी आज भी किसान की हालत इतनी खराब क्यों हो रखी है, ठीक है। इन्होंने इस पर भी इन्होंने प्रश्न उठाया है, ठीक है। क्या यह धन की कमी का कारण है या राजनीतिक इच्छा शक्ति का? वाह, कितने अच्छे तरीके से लिखा है, बिना किसी चीज को ब्लेम करते हुए। आप इस पॉइंट पे बार बार ध्यान दें, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ब्लेम नहीं करना है, फिर भी अपनी समस्याओं को एक प्रश्न चिन्ह या सुझाव के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करना है, ठीक है। फिर क्या इसमें रणनीतिक भूले जिम्मेदार है? भाई उनकी एक जो सही वे में जो स्ट्रेटेजिक जो प्लान होना चाहिए वो इसके लिए वो नहीं हो पाए हैं इम्प्लीमेंट, तो क्या ये जिम्मेदार है? या किसान की यथास्थितिवादी मानसिकता, या फिर किसान जो है यथास्थितिवादी बना रहना चाहता है, या परंपरागत वही रूढ़िवादी तरीके ही में ही संतोष करना चाहता है, तो वो आप बता सकते हैं। अब भाई यहाँ पे अगर आपने जैसे रवि सियाग सर ने लिखा है कि किसान की यथास्थितिवादी मानसिकता, तो इसमें आप एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं, जैसे एमएसपी बिल लाया गया था, ठीक है, एमएसपी जो योजना जो लाई गई थी उसके अंतर्गत जैसे किसानों ने इस जो है योजना का जो है विरोध किया, बहिष्कार किया, तो उसके आप बता सकते हैं कि अगर वो नवाचार अगर किसान यूज़ करते तो किस प्रकार से उनको फ़ायदा हो सकता था, और अगर उन्होंने यूज़ नहीं किया है तो किस प्रकार से जो है उनको नुकसान हो सकता था। या ये भी कह सकते हैं कि वो एमएसपी जो योजना थी, अगर आप अपना जो प्रोस्पेक्टिव है वो लिखें, ठीक है, और सही प्रोस्पेक्टिव में वही लिखें कि अगर उन्होंने अगर यूज़ करते हैं तो किस प्रकार से उनको नुकसान हो सकता था, वो सब चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आप शॉर्ट वे में लिखे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट को ध्यान में रखकर लिखे, वो सिर्फ आपका एक पॉइंट हो सकता है, पूरा 3-4 पैराग्राफ नहीं, ठीक है, पूरा पेज नहीं। यह बात सही है कि सरकारों के अभी तक के प्रयास किसान को एक पिछड़े हुए वर्ग के रूप में मानकर किए जा रहे हैं, राइट, ये सही लिखा है इन्होंने। अभी इन्होंने आत्मसम्मान की बात की किसानों की, भाई एक पिछड़ा वर्ग ना माने, उनको जो है एक आत्मसम्मान, एक जो उनको जो एक रिस्पेक्ट की जो भाव दिया जाना चाहिए वो दिया जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि 2022 तक किसान आय दोगुना करने का विचार सरकार कर रही है, तो इसके लिए आवश्यक है कि नीतिगत स्तर हो या संस्थागत स्तर, सरकारी स्तर हो या किसान के निजी स्तर पर हमें कुछ मूलभूत प्रयास करने होंगे, राइट। भाई मूल रूप से हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। वहीं जैसे आप समझे केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार, ठीक है, उसके बाद में राज्य सरकारें आ जाती है, फिर पंचायती राज व्यवस्था हो जाती है। तो अब भाई केंद्र में कोई बैठा व्यक्ति अगर पंचायत से संबंधित कोई नियम बनाता है तो आप समझ सकते हैं वो कितना कम इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप किसान की जो ग्राउंड लेवल पर जो यथास्थिति है उसका आकलन करें अच्छे से, और उस हिसाब से जो है सुधार के प्रयास करें, ठीक है। फिर है कि किसानों की इस निराशाजनक परिस्थिति में हमें महाप्राण जो चेतना है द्वारा जो है नए दृष्टिकोण व रणनीतिक दृष्टि की तरफ बढ़ना ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप और नोट करते जा रहे हैं, इनका जो मीडियम हिंदी है रवि सियाग सर का, तो वो हिंदी को जो है इतने अच्छे तरीके से लिखते हैं जिसमें उन्होंने एक जो कह सकते हैं निपुणता हासिल कर ली है, ठीक है। वहीं इन्होंने इजी लैंग्वेज में भी लिखा है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, बट कहीं कहीं पे इन्होंने उत्कृष्ट जो हिंदी के जो जटिल जो शब्द हैं उनका भी उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। तो वैसे इनका जो माध्यम है हिंदी है तो ओब्वियसली, और इनका जो है ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य ही है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया है एक चीज़ ये, हाँ, किसानों की निराशाजनक परिस्थिति में हमें महाप्राण चेतना द्वारा नए दृष्टिकोण व रणनीतिक दृष्टि की तरफ बढ़ना ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये धीरे धीरे नवाचार की ओर तरफ जो है बढ़ता हुआ अपना ऐसे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त, अब ये हिंदी साहित्य से इनका आते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य इनका ऑप्शनल है, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के ही जो है एक लेखक जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी जो है कोटेशन लिखी है। प्राचीन बातें भली है ये विचार अली कहे, ठीक है, जैसा व्यवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था, ठीक है, ठीक है। भाई इन्होंने ये बताया है जैसे जो किसी राष्ट्र विशेष की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से, उस सिचुएशंस के हिसाब से कुछ चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। इस नवाचारी रणनीति का सबसे पहला उपाय किसान को देखने का नजरिया होना चाहिए, राइट। अब इन्होंने देखो जो नवाचार जो अपनाने चाहिए, जो नवाचार के लिए जो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उसके लिए इन्होंने उपाय वगैरह आपको ऐसे में
है अगर आपका ऐसे इस हिसाब से कि आपको लास्ट में उपाय बताने हैं और ऐसे नहीं आप आंसर में भी लिखेंगी तो जो सुधार की जो संभावनाएं हैं या सुझाव है वो ज़रूर लास्ट में लिखें। लास्ट वाले जो पैराग्राफ है 2-3 सुझाव वाले होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको देखना चाहती है यूपीएससी कि भाई आप कितना चेंजेस कर सकते हैं एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये बता सकते हैं। फिर इन्होंने उदाहरण दिया है कि उदाहरण के लिए कृषि को एक पिछड़ा हुआ व जड़ता युक्त क्षेत्र न मानकर इसे उद्यम के रूप में अपनाना होगा। ये सही बात इन्होंने कही है, ठीक है, कि भाई एक व्यवसाय, एक पर्टिकुलर इनका एक व्यवसाय है, एक उद्यम है, इसके रूप में अपनाया जाए, ठीक है। एक इस प्रकार से एक जड़ता युक्त या फिर ऐसे ऐसे ही ना समझाया जाए कि भाई कृषि है, कृषि तो अनपढ़ लोगों का काम है। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं तो सोसाइटी में एक जो है सोच बनी हुई है कि कृषि कार्य जो है सिर्फ जो है अनपढ़ लोग करते हैं और जो है जैसे बाकी जैसे जो लोग जैसे पढ़े लिखे हैं तो वो जो जॉब्स वगैरह करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हाई जो प्रोफाइल जो है लाइफ जीते हैं। भाई जो हाई प्रोफाइल लाइफ हम लोग जीते हैं ना वो हमारे अन्नदाता की वजह से जो हमें भोजन जो मिलता है ना 2 वक्त का, उस एनर्जी से एनर्जी गेन करके ही हम जी पाते हैं, ठीक है। तो वो जो उन्होंने उनका जो विशिष्ट कार्य है ना किसानों का, उसको एक उद्यम के रूप में अपनाया जाए, ठीक है। किसान के स्तर पर भी गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग जैसे वर्गीकरण के बजाय आकांक्षी, मेहनती और सुस्थापित जैसे शब्दों का प्रयोग आवश्यक होगा, ठीक है। भाई यहाँ पे ये वर्ग इस अमीर, गरीब, मध्यम, ठीक है, मैंने बताया पिछड़ा वर्ग, इस प्रकार से वर्गों में डिफाइन मत करो। और ये हमारे नहीं, ये सभी कंट्रीज़ में ही पाया जाता है। ये मतलब जैसे एक चीज़ कि भाई जो भी जैसे अमीर गरीब है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है जो वर्ग में जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वाली जो भावना है ना, ये भी चीज़ें जो आधे लोग जो जैसे कृषि के अंतर्गत जाना भी चाहे ना तो वो लोग नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ वो जो है कृषि को जो है नवाचारों में नवाचार हम अपना सकते हैं कि आकांक्षी, मेहनती और सुस्थापित जैसे शब्दों का प्रयोग आवश्यक प्रयोग जो है प्रचलन में लाया जाए। ऐसा करने से जहाँ एक ओर तो सरकार का नजरिया परिवर्तित होगा, दूसरी ओर किसान के आत्मसम्मान और आत्ममूल्य में भी वृद्धि होगी, राइट। कोई भी अगर व्यक्ति, कोई भी किसान जो है किसान कृषि का जो व्यवसाय अपनाता है, कृषि का रोजगार अपना सकता है, वो आराम से अपनी जो है एक आत्मसम्मान के साथ में कृषि कार्य में जो है काफ़ी प्रोत्साहित होकर, मोटिवेटेड होकर जो है कृषि कार्यों को आगे बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। दूसरे स्तर पर हमें संस्थागत स्तर पर नवाचार करने होंगे, ठीक है। तो ये पहला तो इन्होंने मूलभूत स्तर पर बताया, अब इन्होंने बताया संस्थागत स्तर पर कि संस्था किस प्रकार से किन बदलावों को अपना सकती है। तो इन्होंने बताया हालिया अशोक दलवई समिति ने, भाई इन्होंने देखो समिति का एग्जाम्पल दिया है, अशोक दलवई समिति ने भी कृषि, मैंने बताया ना जैसे पॉलिटी वगैरह है, सब चीज़ें केसेस वगैरह आप सब डिस्कस कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये चीज़ें उल्टा आपके आंसर को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगी, ठीक है। तो हालिया इन्होंने बताया है कि अशोक दलवई जो समिति है उसने भी जो है कृषि मंत्रालय में कृषि आगतों, विपणन, बाजार आदि के लिए जो पृथक विभाग है उसके गठन और उनके आपसी समन्वय की वकालत की थी। भाई ये जो अशोक दलवई समिति है, इसने जो है क्या किया है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो कृषि आगतें, जो कृषि से आने वाली जो आगतें हैं, ठीक है, भाई कृषि से जनरेट होने वाली जो इनकम है वो विपणन मतलब बाजार वगैरह व्यापार के लिए जो अलग अलग विभाग बनाए हैं, और वो विभाग क्या करेंगे, इनके ऑब्जर्वेशन का काम करेंगे। जो भी इनको आवश्यकता पड़ेगी, वो ज़रूरत के मतलब जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो उससे संबंधित कुछ जो है कुछ नीतियाँ लेकर आएंगे और उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उस जो नीतियों से संबंधित कुछ सिफारिशें सरकार के सामने रखेगी, ठीक है। सरकार समिति ये करती है, यूजुअली सिफारिशें रखती है और सिफारिशों पर जो है सही प्रकार से कार्य किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि इस समिति ने यह भी कहा था कि 2022 तक किसान आय दोगुनी करने के लिए कृषि को प्रतिवर्ष 10 से 11% की वृद्धि पर दर पर प्रदर्शित करनी होगी। फिर है साथ ही सरकार को कृषि आधारभूत संरचना पर भी लगभग 6.5 लाख करोड़ का खर्च करना होगा। देखो इन्होंने कितना अच्छा फैक्चुअल डाटा प्रस्तुत किया। आप इस प्रकार के अगर फैक्ट्स प्रस्तुत करते हैं अपने आंसर में तो आपके आंसर को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा, ठीक है। इस हेतु आवश्यक है कि सरकार खर्चों की दशा व दिशा तय करे। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव प्रस्तुत किया है कि जैसे सरकार है, क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि मंत्री वगैरह, अब आप इसको सीधे तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है भाई, ये तो अपने बीच की बात है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि जैसे मंत्री वगैरह है बहुत सारे, तो इनके मतलब जैसे इन्होंने जैसे चुनावों के प्रचार में खर्च कर दिए फालतू पैसे, ठीक है। और आपको पता ही है चुनाव में किस किस प्रकार से किस किस लेवल पर जो है पैसा खर्च किया जाता है, तो वो चीज़ें जो व्यर्थ का जो पैसा है वो सही दिशा में, सही ट्रैक में खर्च
करें। तो देखो इन्होंने किसी को भी ब्लेम नहीं किया है, सीधा इन्होंने ये बताया है और ना ही कोई ऐसा कोई नकारात्मक आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने सीधे तरीके से सकारात्मक तरीके से बताया है कि सरकार खर्चों की दिशा व दशा तय करे, निजी सार्वजनिक सहयोग का जो है प्रयोग करके कृषि अवसंरचना में सुधार किए जाए। ठीक है, एक जो स्ट्रक्चर जो वे है वो ठीक से अपनाया जाए कृषि के संबंधित, और उसको प्राइवेटाइजेशन या जैसा भी आप कर सकते हैं उसको सार्वजनिक, बट वो प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, फिर एक अन्य नवाचारी कदम आम बजट में लैंगिक या जेंडर बजट की तर्ज पर कृषि बजट का निर्माण किया जाए। राइट, एक अलग से जो है कृषि बजट का भी इसके अंतर्गत जो है समावेशन होना चाहिए बजट में, जिसमें कृषि में बढ़ते महिलाकरण, वाव इन्होंने कितना अच्छा तरीके से बताया है, महिलाओं का जो है इन्होंने इसके अंतर्गत जो है काफ़ी जो है महत्व इन्होंने बताया है। यहाँ इन्होंने महिला सशक्तिकरण की भी बात कर दी। ठीक है, तो एक चीज़ है ना, एग्जामिनर को ये बहुत ज़्यादा सही लगेगा, जो आप देखेंगे ना जो करंट जो आइडियोलॉजी है, या देखेंगे कि जो पितृसत्तात्मक सोच से हटकर जो मातृसत्तात्मक या ये कहे नारीवादी, मतलब महिला को जो है पुरुषों के समान समझना, ये वाली सोच से संबंधित आप लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर का ना सीधे दिल पे लगती है। ठीक है, दिल पे मतलब नकारात्मक वे में नहीं लगती, पॉजिटिव वे में लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समाहित कर सकते हैं अपने आंसर में। अन्य स्तर पर अनेक समितियों द्वारा अखिल भारतीय कृषि सेवा या अखिल भारतीय ग्रामीण विकास सेवा के गठन का भी सुझाव दिया है, जिस पर सुधार होना चाहिए। ठीक है, चौथे स्तर पर नवाचारी कदम कृषि आगतों के स्वरूप में हो सकता है, बीज, खाद, कीटनाशकों के स्तर पर, सब्सिडियों के स्तर पर समुचित उपाय किए जाए। बिजली व उर्वरक सब्सिडी के कारण पंजाब, हरियाणा जैसे हरित क्रांति क्षेत्रों में जिस तरह से भूमि निम्नीकरण जैसे परिणाम सब, वाह इन्होंने कितना अच्छा तरीके से एग्जाम्पल दिया है। भाई जो हरित क्रांति हुई थी ना, इससे क्या हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किसका किया गया, जैसे कीटनाशक है, यूरिया वगैरह, खाद, बीज। ठीक है, तो मतलब इन्होंने ये क्या चीज़ बताई है, जो कीटनाशक है, तो कीटनाशक भाई ये जो बीज है, खाद है, इनका तो यूज़ किया जाए, बट खाद और ये जो बीज वगैरह ये नेचुरल यूज़ किया जाए। भाई बीज तो नेचुरली होता है, हाँ, बीज जो है कृत्रिम भी होने लगे। ठीक है, बट खाद वगैरह है, कंपोस्ट का यूज़ किया जाए, जैसे जो गोबर की खाद है। ठीक है, इस प्रकार से जो हम देखते हैं, जैसे जो वेस्ट जो मटीरियल होता है, जैसे हम लोग खाना वगैरह के अंदर बच जाता है। ठीक है, जैसे चाय पत्ती है, तो इस प्रकार के हम लोग अगर अपने किचन गार्डन में डालते हैं, ठीक है, तो बड़े लेवल पर ऐसा खाद का यूज़ किया जाए ना, जो भूमि के लिए भी बढ़िया रहे, भूमि निम्नीकरण उससे कम हो। ठीक है, भूमि मतलब भूमि की उपजाऊपन की जो क्षमता है वो घटे ना। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया है कि जो हरित क्रांति हुई थी ना, उससे क्या हुआ, फसलें तो अच्छे से ग्रो करी। ठीक है, ज़्यादा जल्दी समय में हमें ज़्यादा मुनाफा हुआ और ज़्यादा अच्छे लाभ भी दिखे, लेकिन इससे क्या हुआ था, उस वक्त एक तो चीज़, अमीर ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब ज़्यादा गरीब हो गए, और कुछ ही राज्यों को इनका लाभ मिल पाया, जैसे पंजाब, हरियाणा वाले जो क्षेत्र हैं इनको ज़्यादा लाभ मिल गया और बाकी अन्य क्षेत्रों को कम लाभ मिला। ठीक है, तो वो तो चलो गरीब अमीर की, और वो हम देख सकते हैं कि वो अर्थव्यवस्था की या फिर कृषि के अंतर्गत बात हो गई, बट उससे नुकसान भी तो इन्हीं को हुआ है। भाई वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैसे फसलों के उपजाऊ के लिए, ठीक है, गेहूँ वगैरह उपजाया गया, तो भाई ये तो अच्छी बात है, बट उसका जो नेगेटिव डिसएडवांटेज जो निकल कर सामने आया ना, वो ये है कि इन कीटनाशकों का, यूरिया का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया, और अभी भी हो रहा है, वो रुक रहा नहीं है। और अभी आप देखेंगे पराली जो जलाने की घटना है, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उन चीज़ों से उनके जो नुकसान हो रहे हैं ना, यूरिया वगैरह कीटनाशक, उससे आपको किसानों को अवगत करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इससे जैसे भूमि का निम्नीकरण जो है हो रहा है, तो ये जो है बहुत ही घातक परिणाम है। ठीक है, उससे बचने के लिए सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार से सब्सिडी का जो है प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण, बचे हुए धन को पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति के लिए प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है, भाई पश्चिमी जो राज्य हैं वही सबसे ज़्यादा लाभ ले गए, तो पूर्वी क्षेत्रों में भी हरित क्रांति का जो है सही वे में यूज़ किया जाए, कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करके। ठीक है, तो क्या होता है, कीटनाशक या यूरिया वगैरह एक तरह से क्या होता है कि भाई भूमि को तो नुकसान पहुंचाते ही है, साथ ही वो फसलों पे आप छिड़कते हैं ना, तो फसलें जो हमारे शरीर में जाती है ना, तो हमारे हेल्थ को भी जो है काफ़ी डिजीज़ वगैरह जो है डिजीज़ में जो है काफ़ी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आप प्राकृतिक खाद का उपयोग करेंगे तो वहीं वो ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, भूमि के लिए भी और मानव के स्वास्थ्य के लिए भी। फिर आगतों के जो है युक्तिकरण के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक क्रांतिकारी कदम है। ठीक है, देखो इन्होंने फिर से योजना बता दी है। ठीक है, तो योजनाओं का बीच बीच में प्रयोग करें। इसकी प्रयोगशालाओं की संख्या को बढ़ाकर इस योजना को कृषि जलवायु प्रदेश नियोजन के साथ जोड़ना आवश्यक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार बीच में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप ये वाली जो क्लास, ये जो मैं आपको बता रही हूँ रवि सियाग सर
आंसर की जो आंसर शीट मैं कवर कर रही हूँ, तो इसको आप प्लीज़ सेव करके रख लें। जितना ज़्यादा सेव करेंगे आप, सेव करके आप बार बार देखेंगे ना, आपको मैं बता रही हूँ मल्टीपल टाइम एक ही चीज़ का रिवीजन या मल्टीपल टाइम एक ही विषय वस्तु ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर 10 विषय वस्तु को आप एक बार ही देखते हैं तो, ठीक है, उसके बजाय, ठीक है। तो 10 विषय वस्तु को एक बार देखने के बजाय एक ही विषय वस्तु को अगर आपने 10 बार देख लिया ना, तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि मैंने 40 से 50 वीडियोज़ देखे हैं, 40 से 50 इंटरव्यूज़ देखे रवि सियाग सर की, जो अच्छे से एनालिसिस किया है उनके लिखने का वे का, उसके बाद में मैंने ये एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी से सेव तो जल्दी कर लें। उसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने बताया है कि 5वें स्तर पर फसल कटाई व भंडारण के साथ साथ बाज़ारों के स्तर पर भी नवाचार आवश्यक है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया, हाँ ये एक चीज़ बहुत ही अच्छा बताया है, क्योंकि देखो आप भारत में ना, आप देखेंगे ना, तो भारत में इतना अनाज पैदा होता है ना 6 महीने में, 6 महीने का अनाज इतना पैदा होता है कि हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। ये आंकड़ा सुनने में बहुत ही आपको आश्चर्यचकित करने वाला है, बट ये सत्य है, ठीक है। लेकिन हमारे पास भंडारण की सुविधा नहीं है, ठीक है, और भंडारण की वजह से जो भी उपजाऊ होता है वो वेस्ट जाता है, ठीक है, सड़ गल जाता है। आप देखेंगे कोई भी जैसे अनाज मिल है आसपास में, देखेंगे उसके आसपास जो भी घर होते हैं ना, उनको वो कैसे ही रह सकते होंगे। मेरी एक फ्रेंड है, उसका घर अनाज मिल के पास है, तो मैं काफ़ी बार जाती थी, ठीक है, तो मैं डिस्कस करती थी। तो आप देखेंगे कि भाई वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ वगैरह बनी हुई है उनमें भंडारण की सुविधा नहीं है। तो ये एक आप ग्राउंड लेवल पे आप जो भी फेस करें ना, वो भी आप एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो फ्रेंड वाला एग्जाम्पल मत लिखना ना, बट आप ये चीज़ इसमें लिख सकते हैं कि भाई भंडारण की जो है सुविधा जो है ये नहीं है, ठीक है, तो इसमें नवाचार लाया जाए। कटाई के जो है साधन वगैरह ये भी अच्छे से जो है प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है, किसानों को, फिर और समय पर कटाई हो सके, ठीक है। यहाँ पर वेयर हाउस रसीदें व इनाम जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मौजूद हैं, किंतु राज्य सरकारों द्वारा पालन न किए जाने पर यथास्थिति जो है अधिक आश्चर्यजनक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो बताया है बहुत, जो जैसे 2-3 जो नवाचार सरकार ने करे हैं, तो उनके इन्होंने नाम भी बताया, बट उसको जो सही से इम्प्लीमेंट जो किया जाए नहीं किया गया है ना, उसको किए जाने पर बल दिया है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया है इसके लिए सहकारी संघवाद की तर्ज पर कृषि संघवाद की संकल्पना भी अपनाई जाए, ताकि कृषकों के लाभार्थ केंद्र राज्य सहयोग कर सके। छठा स्तर जल की जरूरत हो, वाव, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि आप सभी को पता है जो कृषि के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उसके अंदर तापमान, जलवायु, जल आपूर्ति, ठीक है, ये सभी आती है, ठीक है। तो उसमें इन्होंने जल की भी बताई है कि जल की महत्व आवश्यकता है। जहाँ इजराइल जैसे देशों से प्रेरणा लेकर जल दक्षता व जल, जैसे इजराइल जो है काफ़ी ये जल जो प्रोजेक्ट है वो चला रहा है। आप देखेंगे इजराइल कितना छोटू सा देश है, बट तहलका मचा रखा है पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब ये इजराइल का इन्होंने एग्जाम्पल लिया भाई कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है, ये भी इनकी इक्वालिटी है, ठीक है। तो वह जल प्रभाविता को जो है बढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। फिर है क्योंकि भारत में 60% जो कृषि शुल्क क्षेत्रों में विद्यमान है, इसके लिए जो है फवारा पद्धति जो विधि है, फवारा विधि वो भी अच्छी बताइए, बूंद बूंद सिंचाई विधि बताइए, ठीक है, सरफेस व सब सरफेस सिंचाई बताइए। भाई कृषि से संबंधित योजना आप जरूर बताएं, जो भी प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं या अन्य कंट्रीज़ में चलाए जा रहे हैं, जिनको आप लागू करना चाहते हैं अपने देश के भलाई के लिए। भाई हम देश के भलाई के लिए ही हम लोग सर्वेंट बनेंगे, ठीक है। तो आप वो चीज़ें तो ज़रूरी लिखें भाई, क्योंकि हम दूसरे देशों से प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है भारतीय संस्कृति की विशेषता है अडोप्टेशन, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं हम ग्रहण कर लेते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। भाई हमने, आप देखेंगे संविधान निर्माण के समय में भी काफ़ी सारे जो तत्व हैं वो ग्रहण किए हैं। चलो फिर से टॉपिक विषय वस्तु पे आते हैं। तो इन्होंने जैसे बताया जल बजट जैसे प्रयोगों के साथ साथ जन भागीदारी के द्वारा छोटे छोटे चेक डैम का पुनर्नवीनीकरण आवश्यक होगा। बुंदेलखंड के मजिस्ट्रेट द्वारा मनरेगा के फंड का प्रयोग कर वहां के 256 बांधों का पुनर्नवीनीकरण वाटर रोड विकास के साथ जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है, जो हालिया सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति से सामने रखती है, ठीक है। अन्य स्तरों पर भूमि जोतों का डिजिटलीकरण करना, ठीक है। फिर कृषि यंत्रीकरण के स्तर पर हैप्पी सीडर जैसे नवाचारी जो प्रयोगों के साथ साथ महिला किसानों हेतु यंत्रों को विकसित किया जाए, क्योंकि कृषि के नारीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति है। तो देखो इन्होंने नारी का फिर से बता दिया है इनके इसके अंतर्गत रोल कृषि में। और आप देखेंगे गाँव के अंतर्गत देखेंगे तो काफ़ी सारी जो महिलाएं होती है वो कृषि में संलग्न है और काफ़ी निपुण रहती है। और आपको आप ये तो जानते भाई, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है भाई, जो नारी है जैसे वो घर को भी अच्छे से मैनेज कर लेती है और कृषि कार्यों में भी काफ़ी जो है काफ़ी सपोर्ट करती है, ठीक है, परिवार को।
तो आप नारी के बता सकते हैं, नारी का रोल बता सकते हैं, ठीक है भाई। आपको कोई भी टॉपिक मिल जाना, ऐसा टॉपिक जिसमें आप बता सकते हैं नारी का, तो आप नारी का ज़रूर लिखें, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, एग्जामिनर को जो है पूरा दिल पे लगेगा, बता रही हूँ ना मैं, ठीक है। तो फिर आपने जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे नवाचारिक प्रयोग बताए हैं, ठीक है, इन्होंने ये भी चीज़ बताई है, कृषि का यंत्रीकरण मैंने बताया, काफ़ी सारे देशों में जैसे कृषि को एक उद्यम के रूप में अपनाया गया। जैसे आप हॉलैंड का एग्जांपल दे सकते हैं, वहाँ पे फूलों की कृषि की जाती है और बड़े ही लेवल पे की जाती है। पूरे अन्य बहुत सारे कंट्रीज़ में वहाँ से जो है फूल जो है निर्यात किए जाते हैं, तो वो एक उन्होंने उद्यम के रूप में अपनाया है, ठीक है। फिर है इन्होंने बताया है कि इसके लिए जो है मध्य प्रदेश की भांति कृषि यंत्रों के बैंक का विकास किया जा सकता है, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की भांति जो कृषि यंत्र है वो भी चीज़ बताई है, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने ये चीज़ है ना भाई, ये राजस्थान से है, तो इन्होंने जो है एक तरह से इन्होंने बताया ना कि मध्य प्रदेश की भांति ही के कृषि भाई मध्य प्रदेश की भांति कृषि यंत्रों बैंक का विकास किया जा सकता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि हमारे जो है भारत की जो है एक राज्य मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास किया जा रहा है वो अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है। सिर्फ आप एक स्टेट से हैं तो आप सिर्फ एक स्टेट को टारगेट करते हुए ना लिखे, तो इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ये थोड़ा सा आपको आप देख लेना, ठीक है। फिर है अन्य जो है स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है कृषि की सुभेद्यता में कमी करने हेतु क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैविक खेती, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, इसरो का ड्रोन के प्रयोग से सेंसर एग्री प्रोजेक्ट व कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशीन लर्निंग के साथ साथ प्रिसीजन फार्मिंग जैसे प्रयोग भी स्वागत योग्य है। जैसे इन्होंने ड्रोन का बताया है, एक ड्रोन का जो अच्छा यूज़ बताया है वो भी बहुत ही बढ़िया है। जैसे आप देखेंगे अभी कोरोना काल में ही जब जो है जो दवाई जो छिड़कने का कार्य जो किया जा रहा था, जो ड्रोन के माध्यम से जो देश में जो दवाई छिड़की गई है, तो उस प्रकार से बता सकते हैं काफ़ी सारे जो भी इस प्रकार के जो कीटनाशक है जो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाते, ड्रोन के माध्यम से उसका छिड़काव हो सकता है। और आजकल तो देखेंगे आप बीजों के छिड़काव के लिए भी काफ़ी सारे ड्रोन जो है यूज़ में लिए जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, यंत्रीकरण होगा ना कृषि में, तो उसको बड़े लेवल पे कृषि जो है करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, ठीक है, किसान। और किसानों का थोड़ा जो मतलब आप देखेंगे इतनी सारी जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें थोड़ी सी जो है कमी आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में जैसे आप ये यहाँ पे क्या होगा, जैसे ड्रोन वगैरह कृषि के अंतर्गत बनाए जाएंगे तो रोजगार का सृजन होगा भाई। बहुत सारे ड्रोन चलाने वाले जो कृषि के संबंधित यूज़ करेंगे और भी अन्य कार्यों में यूज़ कर सकते हैं, तो ड्रोन जो चलाने वाले एक अलग वर्ग का जो है विकास हो जाएगा, तो रोजगार बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हाँ, आप अलग से लिखने ना बैठ जाए, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। फिर है जैसे प्रयोग भी स्वागत योग्य है जिन पर भविष्य में काम किया जाना चाहिए। इन्होंने देखो मैंने बताया ना लास्ट में अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, लास्ट में आपको 3-4 पैराग्राफ में आपके सुझाव ही देने हैं, ठीक है, कि सरकार क्या कर सकती है, ठीक है। और साथ ही स्टार्टअप के क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप, ये सही बात इन्होंने बताई है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान की जो भारत की स्थिति है उसमें आपको स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आप स्टार्टअप से संबंधित जो बिजनेस आइडियाज़ है वो ज़रूर लिखें आप, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, अगर आप हम अपन लोगों को ही देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपना बैकअप प्लान यूट्यूब को बनाया है भाई, एक चीज़ तो आप यही सोचें, क्योंकि आप अगर आपके 5-6 साल अगर आप एक तैयारी सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए देने में खर्च करें ना, तो आप देश के अंदर सुधार लाने का क्या सोच सकते हैं जब आप एक व्यक्ति को जो है निठल्ला बना रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को आप जब वो पढ़ लिया है बस उसको इम्प्लीमेंट करने की दे रहे हैं, उस व्यक्ति को आप राष्ट्रीय आय में कमी करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये तो गलती होगा ना। तो आप ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स वगैरह आप लिख सकते हैं, और स्टार्टअप आप ऐसा जैसे अपने जो भी ज्ञान है उसको ज्ञान में प्रयोग करें, ये तो आपके लिए बताया मैंने। लेकिन आपको यहाँ स्टार्टअप आपको विषय वस्तु विशेष जो भी आपका विषय है उससे संबंधित लिखना है, ठीक है। फिर है कि इस प्रकार विभिन्न समितियां हो या स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता वाला जो है किसान आयोग, जैसे स्वामी MS स्वामीनाथन जो भारत में कृषि क्रांति, हरित क्रांति के जो जनक है और विश्व में नॉर्मल बोर्डोग को माना जाता है, तो ये इनका जो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। कृषि से संबंधित है तो इनका आप लिखेंगे ही। सभी की सिफारिशों का सार यही है कि हमें कृषि में आमूलचूल बदलाव यदि करने हैं, मतलब आमूलचूल मतलब क्रांतिकारी बदलाव, मतलब अचानक से जो बदलाव है, तेजी से बदलाव करने हैं, तो इस हेतु आवश्यक है कि हम अपना नज़रिया बदले, राइट। इन्होंने बताया है रणनीति बदले, तकनीक बदले व योजना बदले। ये 4 लाइनें ना, ये मतलब ये 4 शब्द आप लिख लो अपने कॉपी में, किसी भी ऐसे में आप ऐड कर सकते हैं नज़रिया, क्योंकि दृष्टिकोण बदलेगा तो अपनी स्ट्रेटजी बदलेगी, स्ट्रेटजी बदलेगी तो अपने कार्य करने की जो पद्धति है, विधि है, वो बदलेगी, तकनीक बदलेगी, और तकनीक बदलेगी फिर अपनी योजना बदलेगी, और योजना के आप लिख लें कि वो एक्शन प्लान रहेगा हमारा, और एक्शन प्लान के बाद में वो विकास के रूप में हमारे सामने आएगा, सुधार के रूप में जो हम चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट होके आएगा। तो आप ये 4 वर्ड्स तो आप लिख ही लें, ठीक है। फिर इन्होंने बताया इसका कारण ये है कि भारतीय किसान में मेहनत की कमी नहीं है, राइट, इन्होंने सही बताया है, ठीक है। और कमी है तो बस उचित दिशा व राह दिखाने की, उचित कृषि प्रसार सेवा की, ठीक है, प्रसार की सेवा के साथ जो है मोबाइल व डिजिटल तकनीक के प्रयोग द्वारा जो है किसान को जागरूक बनानी। भाई फ्रेंड्स, आप अगर देखें तो आप अपना उदाहरण लें, हम अपना ही उदाहरण ले सकते हैं कि अगर हमें कोई सब्जी भी बनाती नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे रेसिपी हमने यूट्यूब पे डाली, सर्च की और मिल गया, ठीक है। तो अब जो किसान है, जो इतने जो है काफ़ी सारी सुविधाओं से लेस जो एक वर्ग है, उन्हें जो है जैसे डिजिटलीकरण, जो डिजिटल जो तकनीक है उनसे अवगत कराया जाए, उन्हें मोबाइल वगैरह की इस प्रकार की जो है शिक्षा दी जाए, ठीक है। और सरकार को जो है मोबाइल के यूज़ के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, तो किसी भी प्रकार की अगर उन्हें समस्या होती है तो वो आराम से उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और अभी जैसे सरकार के द्वारा ये काफ़ी सारे प्रयास किए भी गए हैं। फिर यदि ऐसा संपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक व नागरिक इच्छा शक्ति द्वारा करने में यदि हम सफल हो जाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का किसान अपने बेटे या बेटी को किसान बनाना चाहेगा, राइट। ये इन्होंने एक जो है एक रोजगार सृजन की भी बात की है। इन्होंने बताया अगर आप उद्यम बनाते हैं ना, अगर जो एक किसान या जो किसान कृषि है उसको उद्यम के रूप में अपनाते हैं ना, तो हर व्यक्ति मतलब रोजगार की तलाश है बेरोजगार को, तो बेरोजगार जो युवा वर्ग है वो कृषि की ओर बढ़ेगा। और कृषि की ओर बढ़ने का मतलब क्या है, भारत का जो आत्मनिर्भर का जो है ना, जो ड्रीम है कह सकते हैं, या फिर जो भारत का जो आधारभूत ढांचा जो कृषि पर डिपेंडेड है, उसकी ओर जो है भारत का युवा बढ़ेगा और वो बहुत ही अच्छा जो है भारत को जो है अग्रिम देशों की श्रेणी में ला सकता है, ठीक है। फिर बाद में है प्रेमचंद यदि अपना गोदान दोबारा लिखेंगे तो उसमें होरी अंततः मरेगा नहीं। वह प्रधानमंत्री के सपने के अनुसार जो है किसान अपनी आय दोगुना कर नए भारत के निर्माण का भागी बनेगा। देखो इन्होंने होरी के जो एग्जाम्पल से बताया था, जो इन्होंने प्रेमचंद का जो नॉवेल के जो एग्जाम्पल से जो स्टार्ट किया था अपना पॉइंट, वही इन्होंने एंड में लिखा है। ये चीज़ देखो आप कि उस जो पॉइंट को इन्होंने लास्ट में जो बांधने का प्रयास किया है दूसरे उसी पॉइंट से, ये कितने अच्छे तरीके से बताया। तो ये इन्होंने अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाई, बट आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि एक रफ वर्क करना है पीछे कॉपी में और उसमें आपको पॉइंट लिख लेना है। अगर आपने शुरू में एक एग्जाम्पल दिया, अगर वही एग्जाम्पल लास्ट में अगर इफेक्टिव बन रहा है, आप तुकबंदी करके अच्छे से लिख पा रहे हैं, तो वो आप लिख लें पहले, ठीक है। उसके बाद में आप अपना जो भी विषय वस्तु लिखते जाए, ठीक है। और लास्ट में अंततः लिखे जैसे इन्होंने लिखा है कि वह प्रधानमंत्री के सपने के अनुसार किसान अपनी आय दोगुनी कर नए भारत के निर्माण का भागी बनेगा। देखो इन्होंने जो करंट सरकार है उनसे संबंधित जो भी प्रधानमंत्री है वो आप एक बार एग्जाम्पल जरूर लिखें, बहुत ही इफेक्टिव बनेगा। क्योंकि आपका जो रवैया है ना जो भी किसान सरकार के प्रति, वो भी आपका नकारात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आप सरकार के अंडर ही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये लिखनी है, ठीक है। और भाई आपको अपनी बतानी है, प्रॉब्लम्स भी बतानी है, बट आप नेगेटिव ना बोले, ठीक है। दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रखें। फिर है बस इसके लिए सिर्फ अथक व उचित दिशा के प्रयास जरूरी है, जैसा कि एक कवि ने लिखा है। देखो लास्ट में इन्होंने अंत भी अपने ऐसे का एक जो है एक जो कोटेशन के माध्यम से लिखा है, ठीक है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, ठीक है, या टिके रहना, ठीक है, ये शांत भवन में टिके रहना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। देखो इतनी इन्होंने अपनी ही स्वरचित लिखी है, मुझे पता है, क्योंकि इस प्रकार के कोटेशंस आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप ये करके लिख सकते हैं उस कवि का नाम लिख के, क्योंकि आपके अंदर भी कवि है। तो अगर आपकी कविता छपने लग जाएगी, ठीक है, आपको अपने PhD कर दी और छपने लग गई, ठीक है, या इस ऐसे भी छपने लग गई, तो आप कवि के रूप में ही जाने जाएंगे। तो आप इस प्रकार से सिर्फ नाम ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, एक अज्ञात कवि ने लिखा है या एक कवि ने लिखा है, अपनी कोई कोटेशन भी डाल सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होगा। मैं तो ऐसा करती हूँ, ठीक है। फिर ये दूसरा जो भी जो ऐसे हैं हम अगली क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और क्योंकि आपको पता ही है अब जो ऐसे राइटिंग की जो प्रैक्टिस की सीरीज़ है आपको इस चैनल पे जो है रेगुलरली मिलने वाली है। और साथ ही मैं जो पॉलिटी की क्लासेस ले रही हूँ, जो UPSC और जो राजस्थान PCS जो एग्ज़ाम होता है RS, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वर्ल्ड हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके क्लासेस देख सकते हैं। और उसके बाद में सब्सक्राइब तो कर ही लेना है चैनल को। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने जो अपना ऐसे है वो 14 पेजेस में एंड किया है, तो आपको 14-15 पेजेस से कम नहीं लिखना है प्रैक्टिस में भी। तो आप वहाँ तक 12-13 पेजेस तो कम से कम लिख कर आएँ, बट 12-13 नहीं, आप प्रयास करें 15 पेजेस लिख कर आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।